चलो, जो आज का चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म और मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर है थ्योरेटिकल। ठीक, पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम बनते हैं, तो इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो ढंग से पहले समझते जाओ। थ्योरी में क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, सबसे पहले पहला कंसेप्ट क्या है, ये चैप्टर की शुरुआत हुई कहां से। ठीक, तो ये अपने पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये अपना साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल जो है वो पॉइंटेड है, देखो साउथ पोल जो है वो कैसा है, पॉइंटेड, और ये नॉर्थ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी, यहां ऐसे कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये पॉइंटेड साउथ है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। ठीक है, तो ये जो डैश 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 दिखा रखे हैं, ये दिखा रखे हैं मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये दिखा रखी है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने क्या करा, थ्रेड से एक सब्सटेंस टंगा दिया। थ्रेड से अपन ने एक सब्सटेंस टंगा दिया। अब साइंटिस्टों ने क्या देखा कि सबसे पहले ये जो पीस ऑफ मटेरियल है, अगर ये पीस ऑफ मटेरियल अपन ने बिस्मिथ का लिया, किसका लिया, बिस्मिथ। ठीक है, तो बिस्मिथ का ये मटेरियल अगर लिया तो ये मटेरियल क्या करा, ये मटेरियल जो है जब वायर से टंगाया इसको तो ये मटेरियल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये ऐसे चला गया, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये बार बार ये मटेरियल चेंज करते गए और ये इस डिफ्लेक्शन को देखते गए। अब यहां से पहले देखो, बिस्मिथ को लिया तो उससे क्या पता पड़ रहा है कि बिस्मिथ को जैसे लिया, बिस्मिथ इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है, सुनना, फील्ड यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, फील्ड इधर की तरफ ज्यादा है, क्योंकि फील्ड लाइन इधर की तरफ क्लोजर है, तो यहां फील्ड जो फील्ड है ज्यादा। तो मटेरियल स्ट्रॉन्ग, जो मटेरियल है बिस्मिथ का, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ गया कि वीक फील्ड की तरफ, वीक फील्ड की तरफ गया। ठीक है, तो जब बिस्मिथ का मटेरियल अपन ने लिया तो वो वीक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। अब मटेरियल चेंज करे अपन ने, मटेरियल चेंज करा एल्यूमिनियम का। ठीक है, यही सेम पीस ऑफ मटेरियल लिया अपन ने, किसका लिया, एल्यूमिनियम का। जब एल्यूमिनियम का लिया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब इसको थ्रेड से टंगाया तो एल्यूमिनियम का जो मटेरियल था वो स्लाइटली थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट हो गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम का मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, बिस्मिथ क्या हुआ था, रिपेल हुआ था। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ नहीं, वो वीक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ एक तरह से, जबकि एल्यूमिनियम क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फिर साइंटिस्टों ने और क्या करा, साइंटिस्टों ने लिया यहां पे आयरन, अगला मटेरियल क्या लिया, आयरन। ठीक है, तो आयरन लिया तो आयरन में ये देखा गया कि आयरन जो है वो स्ट्रांगली इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो तीन तरह के यहां मटेरियल अपन ने ले लिए, तीन डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल अपन ने ले लिए। कौन कौन से मटेरियल लिए, सबसे पहला लिया अपन ने बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या हुआ, वीक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एल्यूमिनियम जो लिया वो एल्यूमिनियम अपना स्ट्रॉन्ग इधर की तरफ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, पर जो अट्रैक्शन हुआ वो बहुत ही कम था एल्यूमिनियम में। और आयरन में जो अट्रैक्शन देखा गया वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देखा गया, मतलब आयरन जो है वो स्ट्रांगली इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो अब ये देखो, डिफरेंट मटेरियल लेने पे, डिफरेंट मटेरियल लेने पे मैग्नेटिक फील्ड में तीनों के तीनों मटेरियल जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे अपन ने क्या करा, मटेरियल को अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मटेरियल जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। क्या क्या, पहला उन्होंने बोला कि एक हो सकता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, कैसा हो सकता है, डायामैग्नेटिक। दूसरा उन्होंने बोला हो सकता है पैरामैग्नेटिक। तीसरा जो है उन्होंने बोला फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। तो यानी मटेरियल को अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड करा, तीन, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये वैसी ही कहानी है जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मटेरियल डिसाइड होते थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो सेम वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। अब इन तीनों में एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो अपन ने तीन अलग अलग तरह के मटेरियल लेते ना, वो तीनों, इन तीनों में एक एक कैटेगरी के लिए देखना। जो बिस्मिथ लिया था वो बिस्मिथ था डायामैग्नेटिक, बिस्मिथ कैसा था, डायामैग्नेटिक। जो एल्यूमिनियम लिया वो एल्यूमिनियम था पैरामैग्नेटिक, और जो आयरन लिया वो था फेरोमैग्नेटिक। तो यहां तीन मटेरियल अपन ने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे थे। उस बेसिस पर अपन ने मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करा,
डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का यहाँ पे जो मटेरियल है उसमें से कौन सा एग्जांपल डायमैग्नेटिक का है? बिस्मिथ। पैरामैग्नेटिक का कौन सा है? एल्यूमिनियम। और फेरोमैग्नेटिक का कौन सा है? आयरन। क्या है? पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलते। अब अपन देख चुके हैं कि मटेरियल को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये मटेरियल 3 अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड किए गए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एटम लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियाई है और इस न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होंगे, पर अभी अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन माने? एक। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। ठीक, अभी लास्ट पोर्शन में अपन देखे थे, याद करो, देखे थे कि एक रोटेटिंग चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो होता है, रोटेटिंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो होता है, क्या वो E/2m होता था? वो कितना होता था? E/2m। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में देखो, इस L को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/2m इनटू L वेक्टर। ये वेक्टर लिखूंगा तो ये देखो, चार्ज जो है रोटेट कर रहा है, यहाँ पे जो चार्ज रोटेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या? एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट। अब सुनना, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट होगा। तो अब सुनना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो देखो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो ऐसे हुआ, और वो होगा कितना? तो वो ये रहा। तो पहला पॉइंट यही लिखा देखो कि एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करने के कारण उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एटम में सुनना, एटम में एक तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ गया। दूसरा और सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है स्पिन। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे मूव कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, पर उनकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी? स्पिन। ठीक है, इस स्पिन को ऐसा समझ सकते हो जैसे अर्थ जो रहती है, अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूमती भी है, रिवॉल्व भी कर रही है, और एक अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूम रही। तो जैसे अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे घूम रही है, वैसे सिमिलरली वैसा मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन कर रहा होगा। रियल में वैसा हो नहीं रहा है, पर अपन उसको अच्छे से समझने के लिए ऐसा मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है स्पिन। ठीक है, तो वो स्पिन वैसा ही है जैसे अर्थ रोटेट कर रही वैसे। क्या पॉइंट समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के पास, अब सुनना, इलेक्ट्रॉन के पास दो चीजें हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन। इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ठीक है, तो दो चीजें हुई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो दो कारणों से आएगा। इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो दो कारणों से आएगा। एक आएगा उसके ऑर्बिटल मोशन के कारण, और एक होगा उसके स्पिन के कारण। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन मतलब ये। ठीक है, मैं क्या बोला समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने मैग्नेटिक मोमेंट है? दो, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण और एक स्पिन के कारण। ऑर्बिटल मोशन वाला अभी देखे अपन ने कि ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इतना होता है। कितना होता है? ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है -E/2m इनटू L वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट ही होगा। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ है -E/m इनटू स्पिन। जैसे ये क्या था? ये L था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ये S जो है ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ही एक तरह से, ये ऑर्बिटल है, ये स्पिन। तो यहां फैक्टर कितना आ रहा था? E/2m। यहां फैक्टर कितना आ रहा है? E/m। ठीक है, तो यहां से सिंपली हमें चीज बस इतनी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, उनके दो तरह के मोशन के कारण, एक ऑर्बिटल के कारण, और एक स्पिन के कारण। किसके किसके कारण? ऑर्बिटल और स्पिन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इतने इतने। अच्छा, अब एटम की बात करें तो सुनो, एटम में सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन ही है? नहीं, एटम में तो और कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी, सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा,
पर उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास वाला फैक्टर है, वो मास वाला फैक्टर बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए उनका मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसका मतलब, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी बता रहा हूं, कि एटम का जब भी मैग्नेटिक मोमेंट देखूंगा, एटम का जब भी मैग्नेटिक मोमेंट देखूंगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस किस के कारण आएगा? तो सुनो, किस किस के कारण आएगा? तो पहला तो आएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी दो, ठीक है, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण और एक स्पिन के कारण। आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण जो एंगुलर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब जब भी मेरे को एटम का मैग्नेटिक मोमेंट देखना होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर ही हो। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब सुनना, आगे इधर देखें, इस पॉइंट को पढ़ो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास चाहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो चाहे नहीं घूम रहा हो, इधर सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ऐसा घूम नहीं रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो इसके पास क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा? नहीं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, इसका मतलब इसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन रुका रहे तो क्या उसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा? हाँ, तो उसके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मतलब ये वाला जो है ये तो हमेशा ही होगा, पर ये वाला हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, सुनना, ये क्या कह रहा है, एनी इलेक्ट्रॉन हैज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण आएगा? ऑर्बिटल के कारण कि स्पिन के कारण? स्पिन। तो ये कह रहा है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो इतना होता है, ठीक है, और इस वैल्यू को अपन बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ध्यान रख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इतना होता है। ये फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मैं क्या बोला, समझ में आया? तो स्पिन का, सुनो, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 9.285 इंटू 10⁻⁻24। ये इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ ये आएगा ही आएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनो, एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इसका मतलब जब भी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा तो वो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे अपन ने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करा। कौन कौन से? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब कैसे कैसे, ध्यान से सुनो। जिन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, वो या तो, जिन एटम का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सब्सटेंस या तो पैरामैग्नेटिक होंगे या फेरोमैग्नेटिक होंगे। इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल का खुद का एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता नहीं है। तो एक सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है डायामैग्नेटिक में, जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, पहला मटेरियल अपन पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिक। सुनो, पहले तरह का जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये अपने पास एक सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना, ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है, ये एक एटम है, इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, अब सुनो, कौन सा सब्सटेंस है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये एक एटम है, इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, दूसरा एटम है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तीसरा एटम है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, एंड सो ऑन। क्या ये हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में? तो अगर मैं, सुनो, क्या है यहां एक एटम का, सुनो, क्या एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यहां 0 है? नहीं, एक एटम का तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। पर अगर पूरे मटेरियल का देखूं, क्या पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अभी 0 है? हाँ, क्यों? क्योंकि हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो रैंडम डायरेक्शन में, तो इसलिए पूरे मटेरियल का तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0। क्या यहां तक पॉइंट समझ में आया? अब क्या करा मैंने, बाहर से फील्ड लगाई। अच्छा, एक चीज और सुनो, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर एटम एक छोटी छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। ये एक मैग्नेट है छोटी सी, ये एक मैग्नेट है छोटी सी, ये एक मैग्नेट है छोटी सी, ऐसे सोन। हर एटम एक छोटी मैग्नेट बना हुआ है। हर एटम क्या बना हुआ है? एक छोटी मैग्नेट। अब सुनना, जैसे ही बाहर से फील्ड लगाऊंगा, जैसे ही बाहर से फील्ड लगाई मैंने कुछ बी नोट, बाहर से फील्ड कितनी लगाई? बी नोट। अब सुनना, हर एटम एक छोटी छोटी मैग्नेट थी और मैग्नेट रैंडम रैंडम डायरेक्शन में अलाइन थी।
जैसे ही बाहर से फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, इन पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगने के कारण हर मैग्नेट क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। तो ये जैसे ही बाहर से मैं फील्ड बी नॉट लगाऊंगा, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बी नॉट की डायरेक्शन में अलाइन होगा कि नहीं होगा। जितना ज्यादा, ये ध्यान से सुनना एक बार, जितना ज्यादा ये बी बढ़ाता जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, बाहर से मैं फील्ड स्ट्रॉन्ग करे जा रहा हूं और बाहर से फील्ड स्ट्रॉन्ग करे जाऊंगा तो हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका इंक्लिनेशन, ठीक है, क्या बाहर वाली फील्ड की डायरेक्शन में आता जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्ट्रांगली अलाइन होते जाएंगे। तो एक चीज तो ये पता पड़ी कि जितना फील्ड बाहर से ज्यादा करता जाऊंगा इनका अलाइनमेंट बेटर होता जाएगा। अब अलाइनमेंट बेटर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, देखना है, ये छोटी सी मैग्नेट, ये छोटी सी मैग्नेट, ये छोटी सी मैग्नेट, ये छोटी सी मैग्नेट, हर छोटी छोटी मैग्नेट ऐसे ही हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये मान सकता हूं कि ये पूरी की पूरी एक बड़ी मैग्नेट बन गई, जिसका साउथ पोल ये और जिसका नॉर्थ पोल ये। पहले हर एटम का देखना, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे थे। हर एटम एक छोटी 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 मैग्नेट थी। अब जैसे ही बाहर से फील्ड लगाया, हर एटम एक छोटी छोटी मैग्नेट थी, वो सारी मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन मुड़ेगी टॉर्क लगने के कारण। और जितना अच्छा फील्ड होगा, जितना ज्यादा फील्ड होगा, उतना अलाइनमेंट बेटर होगा, मतलब ये उतनी अच्छी मैग्नेट बनेगी। क्या बोला, समझ में आया। अब सुनना, बाहर से फील्ड ऐसे लगाइए, बाहर से फील्ड ऐसे लगाइए, तो देखो ये साउथ बना है, ये नॉर्थ बना है, बना है कि नहीं बना। अब ये पूरा मटेरियल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान सुनना, टेम्परेचर। टेम्परेचर सुनना, ये मैग्नेट यहां से यहां ये मटेरियल मैग्नेट था क्या, यहां ये मटेरियल मैग्नेट था नहीं, हर एटम मैग्नेट था। हाँ, ये समझ में आ रहा, यहां मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, पर हर एटम एक छोटे छोटे मैग्नेट था। ठीक है, बाहर से फील्ड लगाई, हर एटम जो मैग्नेट था वो सारी की सारी मैग्नेट बाहर वाली फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गई। हुई कि नहीं हुई। अब सुनना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, इनकी थर्मल एजिटेशन के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण इनकी जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। तो यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये अलाइनमेंट जो हुआ है, ये अलाइनमेंट और खराब होता चला जाएगा। मतलब अगर मेरे को, ध्यान सुनो, अगर अलाइनमेंट बेटर करना है, बढ़िया करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ज्यादा रखूं जो बाहर से फील्ड लगा रहा हूं, और टेम्परेचर कम रखूं। जितना टेम्परेचर कम रखूंगा, बी ज्यादा रखूंगा, अलाइनमेंट उतना बेटर होगा। क्या पॉइंट समझ में आया। तो पैरामैग्नेटिक, ध्यान सुनो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, सब्सटेंस का जीरो होता है। बाहर से फील्ड लगाते हैं तो वो एक पूरा मटेरियल जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, जिसका साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। ठीक, अब याद करो, जहां चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें देखा था कि थ्रेड से अपन ने जब एल्यूमिनियम टंगाया था, वो एल्यूमिनियम स्लाइटली थोड़ा सा इधर की तरफ, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, वही चीज यहां पे समझा रहा हूं कैसे। देखो इधर देखें, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, तो ये फील्ड ऐसे देखो। ठीक है, अब ये बताओ, यहां स्ट्रॉन्ग है फील्ड कि यहां स्ट्रॉन्ग है, यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहां अपन ने ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, जैसे ही पैरामैग्नेटिक मटेरियल बाहर वाली फील्ड में रखे तो इधर साउथ आएगा, इधर नॉर्थ आएगा। ठीक है, अब देखना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है, इन पोल पे सुनना, यहां फील्ड ज्यादा कि यहां फील्ड ज्यादा, यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग। नहीं समझ में आया। तो यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो देखो ये साउथ और ये क्या है, नॉर्थ, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू ये नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन से। नहीं समझ में आया। तो यानी ये मटेरियल क्या होने वाला, स्लाइटली इधर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, पर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होगा, पर होगा अट्रैक्टिव। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जब बाहर की फील्ड में रखे जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहां पढ़ो, नीचे देखो, ये पढ़ो पॉइंट, ये पॉइंट पढ़े। ये पॉइंट क्या कह रहा कि द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मतलब बाहर वाली, ठीक है, ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटाइजेस द पीस ऑफ मटेरियल। ये क्या कह रहा कि बाहर वाली फील्ड बी नॉट जो है वो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे रही है, मतलब एक मैग्नेट बना दे रही है। बाहर वाली फील्ड इस मटेरियल को क्या कर दे रही है, मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेट बना दे रही है। पहले ये मैग्नेट था क्या, पहले एक एटम मैग्नेट था क्या, हाँ, एक एटम तो स्मॉल स्मॉल मैग्नेट था, पर ये पूरा मटेरियल मैग्नेट
नहीं था, बाहर से फील्ड लगाई तो उस फील्ड ने इसको एक मैग्नेट बना दिया। नहीं समझ में आया? और ये मैग्नेट जो बना, या ये जो मटेरियल मैग्नेट बना, तो ये मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट। तो यही कह रहा है कि मैग्नेटाइज हो जाता है और पीस जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ। क्या पॉइंट समझ में आया? आगे चलते हैं। इधर कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखो पढ़ो एक बार इनको। व्हेन वी इंक्रीज द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब बी नोट, जब बी नोट को बढ़ाओगे तो जो डायपोल्स का अलाइनमेंट है, जो एटॉमिक डायपोल मतलब जो एटम की छोटी छोटी मैग्नेट बनी थी, क्या उन छोटी छोटी मैग्नेट का अलाइनमेंट बढ़ेगा? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो अलाइनमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो अलाइनमेंट बढ़ेगा, अलाइनमेंट बेहतर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, पहले जब बाहर से फील्ड नहीं लगाई थी, बाहर से फील्ड नहीं लगाई थी, तो पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? जीरो। हर एटम का तो जीरो नहीं था, पर पूरे मटेरियल का कितना था? जीरो। जब बाहर से फील्ड लगा दोगे तो अब पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहेगा? नहीं, वो तो मैग्नेट बन गई ना, तो पूरे मटेरियल का अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो रहने वाला नहीं है। तो यही पॉइंट अब लिखा है कि and the magnetic dipole moment of the piece material increases। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। we say that material gets more magnetized, जो मटेरियल है वो और मैग्नेटाइज हो जाता है बाहर से फील्ड बढ़ाओगे तो। जब फील्ड रिमूव कर दोगे, सोचो एक बार, फील्ड रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? जैसे फील्ड रिमूव करोगे तो थर्मल एजिटेशन के कारण क्या वो वापस से रैंडम हो जाएंगे? फिर से सुनो, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करा, फील्ड रिमूव करी, फिर से वो नॉर्मल हो गया। हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी है कि नहीं है? हर एटम का तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी है, पर पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अब कितना हो गया? जीरो। ठीक है, ये पढ़ो एक बार खुद से। ठीक है, कि विद रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द डायपोल्स अगेन गेट्स रैंडमली ओरिएंटेड। जैसे ही बाहर से फील्ड लगाई, डायपोल्स फिर से रैंडमली डायरेक्शन ओरिएंट हो जाएंगे और पीस ऑफ मटेरियल लूजेस इट्स डायपोल मोमेंट, जो पूरा मटेरियल का डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड कर रहा है कि अलाइनमेंट कितना बेहतर होगा, तो वो है तापमान। कौन सा फैक्टर और डिटरमाइन कर रहा है? तापमान। तापमान ये डिटरमाइन कर रहा है कि अलाइनमेंट कितना बेटर होगा, तो वो बता ही दिया अभी। तापमान जितना ज्यादा, थर्मल एजिटेशन, थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा, इसका मतलब अलाइनमेंट उतना खराब होगा। तो तापमान जितना कम होगा, अलाइनमेंट उतना बेटर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यही लिखा है। ठीक, अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मली जनरली उन्हीं एटम में या मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इधर सुनो, याद करो, एक सिंगल एटम था, सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जनरली किसकी वजह से आएगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से तो बहुत छोटा होगा। अब सुनना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ रहा है, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर्ड होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब अनपेयर्ड बचेगा तभी तो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो इसने यही बोला कि पैरामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली उन्हीं एटम या मॉलिक्यूल में होगी जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अनपेयर्ड बचा है। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अच्छा, फिर ये आगे लिख रखा है क्यों, तो डायपोल मोमेंट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेंड टू कैंसिल। ठीक है, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट है वो बच जाएगा। तो कह रहा कि पेड इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर जो अनपेड होगा उसका डायपोल मोमेंट बच जाएगा। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है? एल्यूमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, लिथियम और मैग्नीशियम, ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, देखो, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मटेरियल जो है वो है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है सुनो। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता था कि नहीं होता था? होता था। वैसे ही फेरोमैग्नेटिक में भी हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट किस में जीरो होता था? डायामैग्नेटिक में। पैरा और फेरो में तो हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, अब सुनना, ये एक मटेरियल लिया। ठीक है, इस मटेरियल में क्या हुआ? इस मटेरियल में क्या हुआ, इधर सुनो, ये एक मटेरियल था, इस मटेरियल में हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, पर यहां फेरोमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक से एक चीज अलग है। क्या अलग है? पैरामैग्नेटिक में तो हर एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो रैंडम डायरेक्शन में था।
फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, एक एटम अपने आसपास वाले एटम से इंटरेक्ट करके उन सब की पास पास वाले सारों की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में कर लेता है। मतलब मैं एक एटम हूं, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ये क्या करेगा, अपने पास वाले से इंटरेक्ट करेगा और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट अपने साथ मिला लेगा। वो पास वाले से इंटरेक्ट करेगा, वो भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट इधर कर लेगा। मतलब आजू बाजू के पास वाले जो एटम होंगे उन सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो रीजन सुनना, वो क्षेत्र, वो रीजन जहां के सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डोमेन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इसका मतलब इधर सुनो, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मटेरियल है, ये मटेरियल में क्या हुआ, ये जो रीजन है ये एक डोमेन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस डोमेन का मतलब क्या हुआ, इसमें जितने भी एटम है सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर ही, ठीक है। ये दूसरा डोमेन है, इसका मतलब इस रीजन में जितने भी एटम है सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, ठीक है। तो ऐसे ये डिफरेंट 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 डोमेन बन गए, ठीक। अब सुनो, क्या एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है? क्या एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है? नहीं। पर क्या पूरा मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है? हाँ, पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है, क्योंकि हर डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। क्या पॉइंट समझ में आया? अब बाहर से फील्ड लगाऊंगा, ध्यान सुनना, बाहर से फील्ड लगाऊंगा, कुछ बी नॉट फील्ड लगाई बाहर से। जैसे पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ इंक्लाइन हो रहा था, वैसे यहां क्या होगा, हर डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ इंक्लाइन होगा। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना, ये इधर की तरफ, ये सारे डोमेन में जो भी एटम है सबका ऐसा आ जाएगा, इसका भी ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों डोमेन जो है वो मिलके एक ही बन गई। डोमेन क्या था, डोमेन वो रीजन था, वो क्षेत्र जहां पे सबकी मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में हो। अरे ये भी ऐसा हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, तो ये पूरा डोमेन एक ही बन गया ना। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही बाहर से फील्ड लगाऊंगा डोमेन की साइज बढ़ती जाएगी। डोमेन की साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फील्ड जितनी स्ट्रांग करूंगा डोमेन की साइज बढ़ते 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 पूरा का पूरा मटेरियल क्या एक ही डोमेन बन जाएगा, पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, एक ही डोमेन। यहां पे देखो ये सारे के सारे डोमेन जो है वो वैनिश होके अलग 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 डोमेन खत्म होके ये सिंगल एक ही डोमेन बन गई पूरी। क्या ये पॉइंट समझ में आया, पल्ले पढ़ाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है देखो, ये पॉइंट क्या लिखा कि फेरोमैग्नेटिक में, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन्स दिखा रखी है, ठीक। ऑल एटॉमिक डायपोल्स इनसाइड अ डोमेन आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट। ये कह रहा है कि एक डोमेन के अंदर, एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम है उनके सबके डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में। एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम है उन सबके डायपोल मोमेंट क्या है, एक डायरेक्शन में। फिर क्या बोल रहा, एवरी डोमेन, हर डोमेन हैज लार्ज नंबर ऑफ डायपोल, हैज लार्ज डायपोल मोमेंट। ऑब्वियस सी बात है, सुनो, डोमेन में कई एटम होंगे और हर एटम का मोमेंट इधर ही है, इसका मतलब डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो डोमेन का जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है बहुत ज्यादा होने वाला है। बट सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द डोमेन्स इज जीरो। कह रहा है कि सारे डोमेन का डायपोल मोमेंट कितना होने वाला है मिला के, जीरो। हर हर डोमेन का जीरो है क्या, नहीं, हर डोमेन का जीरो नहीं, पर पूरे मटेरियल में तो ऐसी कई डोमेन होंगी, उन सारों का मिला के कितना होने वाला है, जीरो, ठीक है। फिर कह रहा कि बड़े स्केल पे देखोगे, बड़े स्केल पे देखो मतलब पूरे मटेरियल के साइज पे देखोगे तो इस पूरे साइज पे तो कोई मैग्नेटाइजेशन होने वाला नहीं है। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इस सब्सटेंस का कितना है, जीरो। बाहर से फील्ड लगाई, बाहर से फील्ड लगाई, डोमेन की साइज बढ़ते 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 इतनी हो गई, क्या अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि इस पूरे के पूरे मैग्नेटाइज हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो डायपोल मोमेंट इधर की तरफ आ गया और इधर की तरफ आ गया, इसका मतलब ये साउथ बन गया और ये क्या बन गया, नॉर्थ। इसका मतलब ये मैग्नेट, ये एक तरह से मैग्नेट बन गया, एक तरह से क्या बना, मैग्नेट। अब ध्यान सुनो, पैरामैग्नेटिक और इसमें फर्क है। पैरामैग्नेटिक में भी सारे के सारे इधर की तरफ इंक्लाइन हुए थे, ठीक है, जैसे ही फील्ड लगाते थे वो सारे वापस से रैंडम, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, एक एक डोमेन थी, मतलब 10 की पावर 20, 10 की पावर 18 इस तरह के एटम जो है वो एक साथ मुड़ रहे हैं ऐसे। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, वो पहले गुच्छा है एक एटम का जो पहले इधर था मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ही फील्ड लगाई पूरे के पूरे गुच्छे का मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया। तो यानी सडनली एक एक डोमेन, जैसे जैसे फील्ड बढ़ा रहे हो एक एक डोमेन इधर की तरफ इंक्लाइन हो रही है, इसका मतलब बहुत, ये जो मैग्नेट बन रही है स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। ये क्या बनती जा रही है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जैसे जैसे एक एक डोमेन इधर की तरफ मुड़ती जा रही है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब जैसे ही बाहर से फील्ड जीरो कर दोगे, सुनना, जैसे ही बाहर से फील्ड जीरो कर दोगे, पैरामैग्नेटिक में तो क्या हो रहा था, बाहर से फील्ड जीरो करते ही हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट फिर से रैंडम हो जा रहा था। यहां क्या होगा, जैसे ही बाहर से फील्ड जीरो करोगे पूरी की पूरी डोमेन जो इधर मुड़ी थी वो वापस से रैंडम नहीं होने वाली,
पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डोमेन्स हैं वो इधर की तरफ अलाइन तो हुई, पर जैसे ही फील्ड जीरो करोगे वो वापस से डी अलाइन होने वाली नहीं, उनमें से कुछ डोमेन ही डी अलाइन होंगे। मैं क्या बोला समझ में आया? इसका मतलब क्या है, बाहर से फील्ड जीरो कर दी तो क्या ये मटेरियल मैग्नेट रहा कि नहीं रहा? बोलो, मटेरियल रहेगा, ये मटेरियल जो है ये मैग्नेट बना रहेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? कितनों को समझ में आए? ठीक है, देखो ये कह रहा है इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द डायपोल मोमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स आर लॉग्ड पैरेलल टू वन अनदर। कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हर एटम के आजू बाजू वाले एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो उसके साथ लॉक है, मतलब एक की डायरेक्शन में बाजू वाले सारे अलाइन है। क्या पॉइंट समझ में आया? फिर क्या कह रहा, a region in which all the atoms have their dipole moment in same direction is known as domain। अभी समझाया डोमेन किसको कहते हैं, कि वो रीजन, वो क्षेत्र जहां के सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन होता है उसको डोमेन बोलते थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा, a piece of material has many such randomly oriented domain। कह रहा है कि एक मटेरियल को अगर देखोगे, पूरे मटेरियल को, तो उस मटेरियल में तो ऐसी कई डोमेन होंगी और हर डोमेन की डायरेक्शन अलग अलग। क्या पॉइंट समझ में आया? बाहर से फील्ड लगाऊंगा तो डोमेन सारी एक तरफ मुड़ने लगेंगी, फील्ड जैसे खत्म करूंगा सारी की सारी डोमेन वापस से रैंडम होने वाली नहीं है। ठीक है, वो मतलब मैग्नेट बचा रह जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? आगे चलते, अगले तरह का ग्रुप ऑफ मटेरियल देखो, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक क्या है, इधर देखें, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, तो मान लो ये एक मटेरियल है और इसमें जो ये एटम है इन एटम में हर एटम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, जीरो, हर एटम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो वो डायमैग्नेटिक है। पैरा और फेरो में क्या ये होता था क्या? नहीं, पैरा और फेरो में तो हर एटम का तो था पर सब्सटेंस का जीरो होता था। ठीक है, तो यहां हर एटम का ही जीरो और हर एटम का ही जीरो, इसका मतलब मटेरियल का भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? अब जैसे ही बाहर से फील्ड में रखोगे, ध्यान सुनना, अब जैसे ही बाहर से फील्ड में रखोगे तो क्या होगा देखना, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें अपन ने ये मटेरियल रख दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल इसमें रख दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल इसमें रख दिया। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे ही इसमें रखोगे, देखो फील्ड नहीं थी, फील्ड नहीं थी तो हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना था, जीरो। फील्ड जैसे ही बाहर से लगाओगे ये क्या होगा, हर एटम एक छोटा छोटा डायपोल बन जाएगा, हर एटम छोटा छोटा डायपोल बन जाएगा। और डायपोल कैसे बनेगा, मतलब हर एटम एक छोटा छोटा मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, और वो मैग्नेट कैसे बनेगा, तो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट, इसका मतलब ये ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट ऐसे बन जाएंगे। मतलब ये मैग्नेट इंड्यूस हो गई एक तरह से, ऐसे समझो। ठीक है, कि पहले था ही नहीं, कुछ मैग्नेट थी नहीं पहले, तो हर एटम क्या पहले मैग्नेट था? नहीं, बाहर से फील्ड लगाने के बाद हर एटम एक छोटी मैग्नेट बन गया, और वो मैग्नेट किधर बना, बाहर वाली फील्ड के अपोजिट, ये छोटे छोटे मैग्नेट बन गए। यानी ये पूरा मटेरियल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, जिसमें, ठीक है, जिसमें किधर से किधर, साउथ होगा नॉर्थ होगा, ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये अपना क्या होता था, ये कैसा बनाया था, देखो पिछले अभी तो देखा, ये अभी पैरामैग्नेटिक में क्या दिखाया था, ये पैरामैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक में हर एटम ऐसे था, ऐसे। ठीक है, बाहर से फील्ड ऐसे लगाई तो क्या होता था, ये सारे के सारे ऐसे अलाइन हो जाते थे, और सारे के सारे अलाइन होने के कारण अपन ने क्या देखा था कि ये तुम्हारा साउथ बन जाता था और ये तुम्हारा नॉर्थ बन जाता था। तो यहां पे देखो, यहां क्या हुआ, सारे के सारे ये इंड्यूस हो गए, ये पहले से थे नहीं, ये इंड्यूस में, ये छोटी छोटी मैग्नेट बनी है फील्ड लगाने से, यहां तो पहले थी। ये समझ में आ रहा, पैरामैग्नेटिक में तो पहले से ही छोटी छोटी मैग्नेट थी, यहां पे पहले से कोई मैग्नेट नहीं है, ये ऐसे बनी ऐसे बनी, इसका मतलब ये साउथ हो गया और ये क्या बन गया, नॉर्थ।
अब ये क्या होगा, ये बताओ, ये रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट होगा? रिपेल, ये रिपेल करेगा। तो इसलिए अपन ने, याद करो, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बिस्मिथ लिया था, वो बिस्मिथ फील्ड से रिपेल करा था, वो वीकर की तरफ दौड़ना चाह रहा था, और बाकी दोनों जो थे वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे थे। क्या पॉइंट समझ में आया? अब सुनना, ये जो इंड्यूस होने की प्रॉपर्टी, ये रियल तीनों में होती है। इधर सुनो, डायामैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट इंड्यूस होने की प्रॉपर्टी, ये जो है तीनों तरह में होती है। सुनो, पैरामैग्नेटिक में भी ये फिनोमिना होगा, फेरोमैग्नेटिक में भी ये फिनोमिना होगा, और डायमैग्नेटिक में तो हो ही रहा है। तो हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा? इधर सुनो, एक एटम है, ठीक है, इसका पहले से मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल हो सकता है? या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक में तो पहले से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला नहीं है, ठीक। अब बाहर से फील्ड लगाई, बाहर से फील्ड लगाई, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, बाहर वाली फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो देखो, पहले से है, और जब ये ऐसे इंक्लाइन, सुनो, पहले से है, ये इधर अलाइन हो गया, अलाइन हुआ, और एक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस भी हुआ, पर जो इंड्यूस हुआ वो इसके कंपैरिजन में छोटा है। मैं क्या बोला, समझ में आया? ये इंड्यूस वाला प्रॉपर्टी जो है ये तीनों में हो रही है, पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में हमने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि ये जो है ये इसके कंपैरिजन में वीक मैग्नेटिक मोमेंट है। समझ में आया क्या? तो एक स्टेटमेंट जो है वो ये आता है कि डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हर मटेरियल में मौजूद होती है। हाँ, डायमैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी, ये वाला इंड्यूस होने वाली प्रॉपर्टी, ये तो हर मटेरियल में मौजूद होती है, पर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो पहले से मौजूद है डायपोल मोमेंट, उसके कंपैरिजन में वीक होती है, इसलिए वहां काउंट करते नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलते। चलो इधर देखो, डायमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, इधर सुनो, ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक। कौन सा मटेरियल है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल बाहर वाली फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो इसमें हर एटम अब मैग्नेट बन जाएगा। पहले से था क्या? नहीं, हर एटम मैग्नेट बन गया, वो ऐसे बन गया, अपोजिट फील्ड, जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट, ठीक है। तो ये इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ, क्या ये इसको रिपेल करेगा? ये तो इसको क्या करेगा? रिपेल, तो ये दूर भगना चाहेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें, इधर सुने, मैग्नेटिक मोमेंट गेट्स इंड्यूस्ड इन द एटम ऑफ ऑल द मटेरियल व्हेन दे प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड। ये क्या कह रहा कि कोई भी एटम जब बाहर वाली फील्ड में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगा। किधर इंड्यूस होगा? अप्लाइड फील्ड के अपोजिट। हर एटम में, हर एटम में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंड्यूस होगा जब बाहर से फील्ड में तुम उस एटम को रख दोगे। और किधर इंड्यूस होगा? बाहर वाली फील्ड के अपोजिट, ठीक। डायमैग्नेटिज्म, इसलिए 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 ये लाइन लिखी देखो, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मटेरियल। हर मटेरियल में इंड्यूस होगा, हर एटम में इंड्यूस होगा, तो डायमैग्नेटिज्म तो हर एटम, हर मटेरियल में मौजूद है। पर ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? क्योंकि वहां हर एटम का पहले से ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट इस इंड्यूस वाले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो इंड्यूस वाला बहुत छोटा है इस पहले वाले से, तो इसलिए वहां पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ये इंड्यूस वाला कंसिडर करते ही नहीं है। यहां पहले से कुछ था ही नहीं, तो वो इंड्यूस ही कंसिडर करोगे। मैं क्या बोला, समझ में आया? तो ये पॉइंट यही लिख रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक आर मच स्ट्रॉन्गर एंड दीज मटेरियल अपैरेंटली डू नॉट एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म। ये कह रहा है कि पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो पहले से डायपोल मोमेंट मौजूद थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू जो इंड्यूस वाला है, तो इसलिए उनमें डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पढ़ते नहीं है, ठीक। फिर क्या करा, फॉर एग्जांपल व्हेन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल फील्ड, कह रहा है कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसी बाहर वाली फील्ड में रखा जाए, तो डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन एवरी एटम अपोजिट टू द फील्ड। बाहर वाली फील्ड के अपोजिट हर एटम में एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। पर क्या पैरामैग्नेटिक में पहले से ही हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट था कि नहीं था? था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो पहले से ही हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट था, तो जो इंड्यूस हुआ वो नेग्लिजिबल होगा जो पहले से मौजूद था उससे। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते। चलो अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, कुछ टर्म है, नए नए टर्म आते रहेंगे, इधर सुने।
इन टर्म को पढ़ते जाओ। पहला टर्म मैग्नेटाइजेशन, पहला टर्म क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दोनों में से कुछ भी बोल दो। इसको अपन किससे लिखेंगे? आई से। किससे लिखेंगे? आई से। अब ये क्या बता रहा है, इधर सुनो। तीन तरह के मटेरियल थे, पैरा, फेरो और डाया। ठीक है, पैरा और फेरो में तो हर एटम का पहले से मैग्नेटिक मोमेंट था, पर सब्सटेंस का तो कितना था? 0। और डाया में पहले से हर एटम का है ही नहीं और सब्सटेंस का भी कितना है? 0। जब बाहर से फील्ड में रखोगे तो तीनों ही मैग्नेट बनते हैं। बाहर से सब्सटेंस में रखोगे तो तीनों ही क्या बनते हैं? मैग्नेट। तीनों ही सब्सटेंस मैग्नेट बनते हैं। अब मैग्नेट कैसे बनते हैं तो याद करो, पैरा और फेरो में तो पहले से मौजूद रहते हैं तो वो अलाइन होते हैं, और डाया में इंड्यूस होते हैं। डाया में क्या होते हैं? इंड्यूस। जो बाहर से फील्ड लगाई उसके अपोजिट इंड्यूस होते हैं। तो तीनों के तीनों मैग्नेट बनते हैं। जितनी अच्छी वो मैग्नेट बने या जितना अच्छा वो अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा है, उतना ही अच्छा वो मैग्नेट बना है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि अलाइनमेंट कितना बढ़िया हुआ। अलाइनमेंट कितना बढ़िया हुआ, जब बाहर से फील्ड लगाई तो अलाइनमेंट कितना बढ़िया हुआ, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसा लिखोगे? वो लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब सुनो एक मिनट, कॉमन सेंस है, जब बाहर से फील्ड लगाओगे ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 0। तो ये टर्म 0 होगा, तो यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? 0। वो मैग्नेट बना ही नहीं, मैग्नेट बना ही नहीं। तो ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि वो कितना अच्छा मैग्नेट बना या कितना अच्छा अलाइनमेंट हुआ। जितना अच्छा अलाइनमेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। कैसे ध्यान रखोगे? इधर सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अपन पढ़े थे NIA। क्या पढ़े थे? NIA। तो N तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसकी कोई यूनिट होने वाली नहीं है, I की एम्पियर, और एक एरिया था, एरिया की क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की तो ये हो गई, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। तो ये एम्पियर मीटर इनवर्स आ गई। क्या आ गई? एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या कह रहा है? हायर आई, जितना ज्यादा आई ज्यादा होगा इसका मतलब अलाइनमेंट उतना ज्यादा। तो आई से सिंपली ये ध्यान रखोगे, आगे जब भी आई आएगा तो सिंपली ये ध्यान रखना, आई ज्यादा मतलब अलाइनमेंट ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा अच्छा अलाइन हो गए। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इधर देखें, अगला टर्म मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जिसको अपन लिखेंगे H वेक्टर से। अब ये क्या है? देखो इधर सुनो, ये कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, इसका मतलब या तो पैरा होगा या फेरो होगा या फिर डाया होगा। ठीक है, कोई मटेरियल है। बाहर वाली फील्ड अपन ने लगाई B0, बाहर वाली फील्ड कितनी लगाई? B0। बाहर से फील्ड अपन ने B0 लगाई। जैसे ही बाहर से फील्ड लगाओगे, ये मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले 0 था पर अब 0 रहने वाला नहीं है, तो ये खुद एक मैग्नेट बनेगा। ये खुद क्या बनेगा? मैग्नेट। अब देखना, B0 लगाने के कारण ये खुद एक मैग्नेट बना, मैग्नेट बना तो इसके कारण अंदर देखना, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखूं वो क्या होगी? एक तो जो बाहर से लगाए वो, प्लस इसके खुद के मैग्नेट बनने के कारण, क्योंकि मैग्नेट में ये सुनो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो क्या इसके अंदर खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है? अब जो बाहर से लगाए B0 प्लस इसके खुद के मैग्नेट बनने के कारण जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वो खुद के मैग्नेट बनने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिख रहा हूं BM। वो क्या लिख रहा हूं? BM। तो टोटल जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूंगा जल्दी बताओ? टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे जो बाहर से लगाई वो, प्लस खुद के मैग्नेट बनने के कारण जो फील्ड आई वो BM। क्या पॉइंट समझ में आया? अब सुनो, खुद मैग्नेट है, पैरा और फेरो तो ऐसे ही बनेंगे, और डाया कैसे बनेगा? अपोजिट। डाया तो अपोजिट मैग्नेट बनेगा ना। इसका मतलब पैरा और फेरो में तो ये BM इधर ही होगा जिधर से बाहर फील्ड लगा है, पर डाया में ये BM जो होगा ये अपोजिट होगा। नहीं समझ में आया? क्या पल्ले पड़ा? अब सुनना, जो मैग्नेट खुद मैग्नेट बनने के कारण, खुद मैग्नेट बनने के कारण, खुद मैग्नेट बनना, सुनना ध्यान से देखना, इमेजिन करना, जितना अच्छा अलाइनमेंट उतना ही मैग्नेट अच्छा, मैग्नेट अच्छा बनेगा उतना। अलाइनमेंट अपन किससे दिखाते थे? मैग्नेटाइजेशन, आई से। किससे दिखाते थे? आई से, मैग्नेटाइजेशन से।
यानी जितना ज्यादा आई मैग्नेट उतना अच्छा, मैग्नेट उतना अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर खुद के कारण है वो ज्यादा होगी। यहां पे देखना, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहली चीज तो ये क्या लिखा कि ये बी क्या है, टोटल जो अंदर है, ये बी नोट क्या है जो बाहर से लगाई, ये बीएम क्या है जो मटेरियल खुद के मैग्नेट बनने के कारण आई वो बीएम है। और बीएम सुनो, बीएम देखना, बीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के। जितना ज्यादा आई, जितना अच्छा अलाइनमेंट ज्यादा, उतनी ज्यादा ही तो खुद के कारण फील्ड आएगी। तो ये बीएम जो है उसको लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू आई। क्या लिखा, म्यू नॉट इंटू आई। क्या पॉइंट समझ में आया? अब ये यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखना बी नॉट को बीएम को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा एक चीज और ध्यान सुनना, जो बाहर से फील्ड लगाई, जो बाहर से फील्ड लगाई वो कितनी है, बी नॉट। बाहर से फील्ड कितनी लगाई, बी नॉट। अब सुनना, ये तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको बाहर से फील्ड लगा रहे हैं, जो बाहर से फील्ड लगा रहे हैं उसको एक और वेक्टर से दर्शाते हैं। ध्यान सुनो, बाहर से फील्ड जो लगा रहे हैं उसको एक और वेक्टर से दर्शाते हैं, उस वेक्टर को बोलते हैं अपन एच वेक्टर। ये एच वेक्टर भी यही दिखा रहा है कि बाहर से कितनी फील्ड लगाई। ध्यान सुनना कैसे, ये एच वेक्टर क्या होता है, जो बाहर से तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई उसको म्यू नोट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, म्यू नोट से। मतलब एक वेक्टर से डिवाइड करा है तो वो एच वेक्टर आ गया। तो एच वेक्टर और बी नोट वेक्टर कोई अलग अलग चीज नहीं है, सिर्फ जो बाहर से फील्ड लगाई उसको एक कांस्टेंट से, कांस्टेंट मतलब म्यू नोट से डिवाइड कर दिया तो वो एच वेक्टर बन गया। यानी एच वेक्टर बढ़े इसका मतलब, एच वेक्टर बढ़े इसका मतलब क्या, बाहर से फील्ड बढ़ाई, बाहर से फील्ड बढ़ाई। तो एच वेक्टर सिंपली बाहर वाली फील्ड है उसको म्यू नोट से डिवाइड करा। इसका मतलब बाहर वाली फील्ड को क्या मैं म्यू नोट इंटू एच लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, म्यू नोट इंटू एच। तो ये टर्म देखना, अब यहां पे इस एक्सप्रेशन को ढंग से देखना, बीएम तो क्या है जो खुद मैग्नेट बनने के कारण आई, वो क्या होगी म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बी नॉट क्या है जो बाहर से फील्ड लगाई, उसको क्या लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच। ये समझ में आया? यानी टोटल जो अंदर फील्ड है वो क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, टोटल अंदर फील्ड जो है वो लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये अंदर फील्ड होगी टोटल। क्या पॉइंट समझ में आया? ये यहां से देखो तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, एच प्लस आई, ये टर्म। क्या एच वेक्टर ध्यान रखोगे? एच वेक्टर को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, देखो इधर देखो, ये एच वेक्टर लिख रखा। एच वेक्टर क्या है, जो बाहर से फील्ड लगाई उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, वही एच वेक्टर। और उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों में से कोई भी वर्ड बोल दो। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी तक दो ही वर्ड आए, ध्यान सुनो, ऐसे याद रखो। पहला वर्ड आया था मैग्नेटाइजेशन, बस इतना ही ध्यान रखो, मैग्नेटाइजेशन, जिसको अपन लिखते थे आई से। क्या लिखते थे, आई से। दूसरा टर्म आया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है एच, जो क्या है एच। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट थर्ड टर्म देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जिसको अपन काय से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्ड है काय, जो ग्रीक लेटर है ये वर्ड, ये है काय। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको अपन काय से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होती है, इधर सुनो, अभी मैंने तुम्हें बताया था बाहर से फील्ड बी नोट लगाए, बाहर से फील्ड कितनी लगाए, बी नोट। जितनी बी नोट बढ़ाऊंगा अलाइनमेंट उतनी बढ़ेगी, अलाइनमेंट बढ़ेगी मतलब आई बढ़ेगा। तो ये सिंपली बाहर वाली फील्ड और अलाइनमेंट को रिलेट कर रहा है। ससेप्टिबिलिटी सिंपल ये बता रहा है कि बाहर वाली फील्ड से आई अलाइनमेंट जो है वो कैसे रिलेटेड है। अब जैसे जैसे बाहर वाली फील्ड बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा, बाहर वाली फील्ड बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, देखो आई जो है, आई जो है, ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है बाहर वाली फील्ड मतलब एच वेक्टर से। एच वेक्टर बाहर वाली फील्ड ही तो थी, बाहर वाली फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट, उसी को एच वेक्टर बोला था। नहीं समझ में आया? और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ये हो जाएगा काय टाइम्स एच, काय टाइम्स एच। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना,
जिस मटेरियल का काय ज्यादा होगा यानी उसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, कम फील्ड में ही मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या, थोड़ी सी फील्ड लगाए वो अच्छे से मैग्नेटाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया, वो थोड़ी सी फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है, इसका मतलब वो काय ज्यादा होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा। अच्छा एक चीज और सुनो, डायामैग्नेटिक में क्या हो रहा था, बाहर से फील्ड इधर लगा रहे थे, वो मैग्नेट उल्टी बन रहा था, इसका मतलब क्या, उसका आई जो है वो एच के अपोजिट है, आई जो है वो एच के अपोजिट है, इसका मतलब डायामैग्नेटिक के लिए काय जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आया? और पैरामैग्नेटिक और फेरो के लिए जो काय है वो पॉजिटिव होगा। पर इधर सुनो, किस में मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, फेरो में, तो इसका मतलब काय की वैल्यू फेरो के लिए वो तो हजारों में होती है, कितनी होती है, हजारों में। पैरा और डाया के लिए जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, 10 की पावर -5 के ऑर्डर की। किस ऑर्डर की? 10 की पावर -5 के ऑर्डर की होती है काय की वैल्यू पैरा और डाया के लिए। पैरा के लिए फर्क क्या है, तो पैरा के लिए पॉजिटिव होगी और डाया के लिए नेगेटिव होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये यहां पे लेकर रखा, देखो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैव स्मॉल नेगेटिव वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी पता ही है, क्योंकि डायामैग्नेटिक में बाहर से जिधर फील्ड लगाऊंगा उसके अपोजिट मैग्नेट बनती है वो तो। ठीक है, तो ये काय की वैल्यू नेगेटिव होगी कि आई जो है वो एच के अपोजिट है, आई जो है वो एच के अपोजिट है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में काय की वैल्यू जो है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होगी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। स्मॉल पॉजिटिव का मतलब वो वीक मैग्नेट बनेगी, मैग्नेट तो बाहर से जिधर फील्ड लगे उधर ही बनेगी, और वो बनेगी वीक। और फेरो जो बनता था वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता था, स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग कि बाहर से फील्ड जीरो कर देते थे तो भी वो मैग्नेट ही रहता था, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक के लिए काय की वैल्यू जो है वो लार्ज पॉजिटिव नंबर होती है, लार्ज मतलब हजारों के ऑर्डर की। ठीक है, अब ये कॉपर और आयरन के, कॉपर और इसके लिख रखी, देखो एल्यूमिनियम ये रही, कॉपर ये रही। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखो, कॉपर की वैल्यू काय की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कॉपर जो है वो डायमैग्नेटिक है, कॉपर क्या है, डायमैग्नेटिक। एल्यूमिनियम जो है उसकी काय की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एल्यूमिनियम देखो पॉजिटिव है और 10 की पावर -5 के ऑर्डर की कुछ। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक। क्या पॉइंट समझ में आया? आगे चलते, इधर देखें, ये डेरिवेशन जो कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आता तो यहीं से आएगा, यहीं से बनेगा न्यूमेरिकल। इधर देखो, किसी भी मटेरियल को बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रख दिए, ठीक है, अब जब बाहर की फील्ड बी नॉट में रखे तो इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, बाहर वाली प्लस इसके खुद के मैग्नेट बनने के कारण जो आई। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल के अंदर जो होगी वो होगी बाहर वाली फील्ड प्लस खुद के मैग्नेट बनने के कारण जो आई। ठीक है, बाहर वाली फील्ड अभी बताया कि बाहर वाली फील्ड को क्या म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हो। ठीक है, और जो खुद के मैग्नेट बनने के कारण आई वो आई के प्रोपोर्शनल थी, जितना ज्यादा अलाइनमेंट उतनी ज्यादा अच्छी मैग्नेट बनेगा तो उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू आई। अब ये आई अभी अपन ने रिलेट करा ससेप्टिबिलिटी से, बाहर वाली फील्ड और आई आपस में ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड थे। देखना यहां से यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाहर वाली फील्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? बाहर वाली फील्ड में। तो देखो ये तो ऐसा का ऐसा प्लस म्यू नॉट ऐसा का ऐसा, आई जो ये मैग्नेटाइजेशन है उसको लिख दिया मैंने ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच वेक्टर। क्या ये अभी पढ़े? ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लेना, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लो, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लिया, देखो म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बना, 1 प्लस काय, 1 प्लस काय। तो ये 1 प्लस काय वाला जो टर्म है इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। 1 प्लस काय वाले टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब देखो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, देखना टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आई वो आई म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एच वेक्टर। क्या समझ में आया? और कैसे लिख सकते हैं, एच वेक्टर को वापस से बाहर वाली फील्ड में लिख दो, तो एच वेक्टर को क्या लिख सकते हो, बी नॉट बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट। इसको अगर बी नॉट बाय म्यू नॉट पटकोगे, म्यू नॉट उड़ गया, यानी बाहर देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये तो सुनो ये इंपॉर्टेंट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी आई, म्यू आर इनटू बाहर वाली, बस ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी हो गई, म्यू आर इनटू बाहर वाली।
नहीं समझ में आया? अब सुनो, म्यू आर कितना था? 1 प्लस काय, 1 प्लस काय। काय के बारे में अभी देखें। देखो फेरोमैग्नेटिक के लिए काय पॉजिटिव और बहुत ज्यादा, हजारों के ऑर्डर का। इसका मतलब जो ये म्यू आर होगा वो हजारों के ऑर्डर का है कि नहीं? ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए काय जो है वो पॉजिटिव होता है पर जीरो के पास में होता है। ये जो है ये 1 के पास बनेगा। क्या बनेगा? 1 के पास में, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब म्यू आर जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है पैरा के लिए, फेरो के लिए हजारों में, हाँ कि ना? और काय की वैल्यू नेगेटिव होती है डाया के लिए, और डाया के लिए नेगेटिव। इसका मतलब ये 1 से थोड़ा छोटा बनेगा, और 1 से थोड़ा छोटा बनेगा मतलब म्यू आर जो है 1 से थोड़ा छोटा आएगा। अब ध्यान सुनना, बाहर से फील्ड लगाई 10 टेस्ला, कितनी लगाई? 10 टेस्ला। अंदर कितनी हो जाएगी? म्यू आर इंटू 10 टेस्ला, म्यू आर इंटू 10 टेस्ला। अब म्यू आर जो है, अगर ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी? 1000, क्योंकि उसका तो ये म्यू आर 1000 होता है। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो अंदर जो है वो 10 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और डायामैग्नेटिक है तो अंदर 10 से थोड़ी सी घट जाएगी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? ठीक है, तो यही पॉइंट यहां लेकर के, क्या पॉइंट समझ में आए? ठीक है, तो डेरिवेशन जैसे मेरे को याद है वैसे ही तुम्हें याद होना चाहिए। क्वेश्चन इससे बनेंगे, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता तो सिर्फ इस पेज से आएगा। ये समझ में आया? ठीक है, आगे चलते। देखो ये पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे, जल्दी बताओ मेरे को। देखो डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए काय जो था वो नेगेटिव में 0 से जस्ट छोटा था, यानी म्यू आर जो होगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा। पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से म्यू आर थोड़ा सा बड़ा आएगा, और फेरो के लिए म्यू आर जो है वो हजारों के ऑर्डर का आएगा। यही यहां लिख रखा है। ठीक है, यही चीज यहां लिख रखी है अपन ने कि हाँ देखो, डायामैग्नेटिक के लिए जो है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, स्लाइटली लेस देन 1। म्यू आर की बात कर रहा हूं, म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 होगा। ठीक है, जबकि पैरा के लिए स्लाइटली मोर देन 1 होगा, और फेरो के लिए जो पॉजिटिव होगा और 1000 के ऑर्डर में होगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तुम अभी समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम देखो, देखो 3 तरह के मटेरियल बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए। ठीक है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड मान ली अपन ने बी नोट, कितनी मान ली? बी नोट। अंदर मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगी कितनी मटेरियल के अंदर? अभी पढ़े अपन ने, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? म्यू आर इंटू बी नोट, म्यू आर इंटू बी नोट। अब ये सुनो, म्यू आर किसके लिए 1 से बड़ा होता है? पैरा और फेरो के लिए, जबकि डाया के लिए तो 1 से कम होता है। इसका मतलब डाया के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर जितनी लगाए उससे भी कम होगी, और पैरा और फेरो में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर वो बाहर वाली से ज्यादा होगी। फेरो में तो हजारों गुना ज्यादा होगी। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये जो मटेरियल, ये डायग्राम है, ये दिख रहा होगा कि ये फेरो का है, क्योंकि बाहर से जो फील्ड लगाए देखो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। यहाँ बहुत ज्यादा फील्ड हो गई, हुई कि नहीं हुई? पैरा में भी फील्ड अंदर बढ़ी है, और डाया में अंदर फील्ड घटी, घटी है कि नहीं घटी? घटी। नॉर्मली मान लो, सुनो, नॉर्मली यहां से मान लो दो, इस मटेरियल से 2 फील्ड लाइन पास होनी चाहिए थी। अभी ये फेरो हुआ तो इससे कितनी पास कर गई? 2 से कई गुना ज्यादा, 2000। ये समझ में आ रहा? पैरा होगा तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा पास करेगी, मान लिया यहाँ पे 3 पास कर रही। कितनी पास कर रही? 3। और डाया में जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर और घट जाएगी, मतलब अंदर पास कितनी कर रही है? 1। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आगे चलते। इधर सुने, नेक्स्ट देखने वाले अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं मैग्नेटाइजेशन पे। किसका इफेक्ट देखने वाले हैं? टेम्परेचर का। अभी तो अपन ने देखा कि मैग्नेटाइजेशन पे इफेक्ट देखा था बाहर वाली फील्ड का। किसका देखा था? बाहर वाली फील्ड का, कि बाहर वाली फील्ड पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रही है वो देखे थे। अब देखने वाले हैं टेम्परेचर का इफेक्ट मैग्नेटाइजेशन पे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो अलाइनमेंट हुआ है थर्मल एजिटेशन के कारण वो अलाइनमेंट बिगड़ेगा। इसका मतलब एक चीज तो श्योरली कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलाइनमेंट घटेगा, अलाइनमेंट घटेगा मतलब आई घटेगा। आई क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे क्यूरी लॉ पढ़ने वाला है। क्यूरी लॉ क्या है? देखो इधर, ये आई वर्सेस टी, देखो ये रिलेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, कि ये है मैग्नेटाइजेशन यानी अलाइनमेंट, ये तो क्या है?
अलाइनमेंट की अलाइनमेंट कितना बढ़िया वो उतना ज्यादा आई बढ़िया होगा, ठीक है। सम कांस्टेंट टाइम्स बी नॉट मतलब बाहर वाली फील्ड, ऑब्वियस सी बात है बाहर वाली फील्ड जितनी ज्यादा होगी अलाइनमेंट उतना बढ़िया होगा। और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये अब सुनो, ये जो चीज है ये चीज कब वैलिड है, इधर सुनो, ये चीज कब वैलिड है टेम्परेचर की मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब वैलिड है जब अपने, इधर देखें, अभी ये पैरामैग्नेटिक मान लो, ये क्या है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अभी कोई फील्ड नहीं लगाई तो सारे के सारे एटम जो है वो रैंडम डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अभी इसका कितना है 0, ठीक है। जैसे ही बाहर से फील्ड लगाना स्टार्ट करूंगा धीरे 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 फील्ड बढ़ा रहा हूं, जैसे फील्ड बढ़ाता जाऊंगा सारे के सारे ऐसे अलाइन होते जाएंगे, ठीक है। जब सारे ही इसमें ऐसे अलाइन हो गए इसका मतलब ये मटेरियल जो है सैचुरेट हो गया, ये क्या हो गया सैचुरेट। तो जब ये सैचुरेट होने से बहुत पहले की सिचुएशन है तब तक ये लो वैलिड, सैचुरेशन के पास में ये लो वैलिड नहीं है। सैचुरेशन का मतलब सारे के सारे अलाइन हो जाए तो उस चीज को बोला सैचुरेट, उसको क्या बोला सैचुरेट। मटेरियल सैचुरेट हो गया इसका मतलब सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो अलाइन हो गए। तो ये कह रहा है जब सारे अलाइन ना हुए उससे काफी पहले की सिचुएशन के लिए लो वैलिड, क्या बोला पल्ले पड़ा। अब यहां पे देखो बी नॉट को क्या रख सकते हो जल्दी बताओ, बी नॉट बाहर वाली फील्ड है, क्या उसको एच के टर्म में रख सकते हो, बी नॉट क्या रखोगे म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच, ये यहां पे पटक दिया, बी नॉट को पटक दिया म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। जो मैग्नेटाइजेशन था उसको भी एच के टर्म में पटक सकते थे, मैग्नेटाइजेशन एच के टर्म में ये रिलेशन था काई टाइम्स एच, एच एच उड़ गया यानी काई यहां से कितना आ गया सी म्यू नॉट सी बाय टी, ठीक है। इसका मतलब काय जो है देखो काय जो है वो 1/t के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी को बोला अपन ने, ये जो सी है ये क्यूरी कांस्टेंट है, ये क्या है क्यूरी कांस्टेंट। अब यहां देखो, यहां देखो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या है देखना, ये ग्राफ है मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, मतलब ये रेशियो है कि कितना परसेंट मैग्नेटाइज हो गया, कितना परसेंट मैग्नेटाइज हो गया। जैसे मान लो एक एटम के अंदर 100 डायपोल है, कितने डायपोल है 100, पहले सारे के सारे 100 रैंडम थे, बाहर से फील्ड लगाई 100 में से पहले 5 अलाइन हुए, 10 अलाइन हुए, 20 अलाइन हुए, 50 अलाइन हुए। तो जैसे जैसे वो फील्ड बढ़ाता जा रहा हूं अलाइनमेंट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये जो ये रेशियो है ये बढ़ता जाएगा। ये एक चीज देखो, ये तो है मैक्सिमम कितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है, ये अभी कितना है, वो रेशियो ही बता रहा है कि मैक्सिमम का कितना हिस्सा मैग्नेटाइज हो गया। क्या पॉइंट समझ में आया। और यहां जो रेशियो है वो रेशियो है बी बाई टी का, यहां रेशियो किसका है बी बाई टी, मतलब बाहर से फील्ड जो लगाई और टेम्परेचर उसका रेशियो। क्या पॉइंट समझ में आया। अब सुनो, बाहर से फील्ड बढ़ाऊंगा, ध्यान सुनना, बाहर से फील्ड बढ़ाऊंगा तो ये रेशियो बढ़ेगा, बी नॉट बाई टी रेशियो, बाहर से फील्ड बढ़ाऊंगा तो ये रेशियो बढ़ेगा, बाहर से फील्ड बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम करोगे तो ये टर्म बढ़ेगा, तो इधर बढ़ने के साथ ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि क्यूरी लॉ जो है वो कम ही, जब मैग्नेटाइजेशन कम ही हुआ उसके लिए वैलिड है, देखो इस सिचुएशन तक ही वैलिड है, वो ये कह रहा है, यानी इस पॉइंट पे वैलिड है, सॉरी ये देखो इस पॉइंट पे ये कह रहा है कि यहां तक देखो, इस सिचुएशन में यहां तक जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो कम ही हुआ है, ठीक है। तो जब फार फ्रॉम रीचिंग पीक, जब टोटल मैग्नेट सैचुरेट हो उससे पहले, काफी पहले तक क्यूरी लॉ वैलिड है, जब सैचुरेट होने के पास में होगा तो क्यूरी लॉ वैलिड नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया, आगे चलते, आगे देखो ये पॉइंट क्या कह रहा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता था जिसमें एक एटम अपने आजू बाजू वाले से इंटरेक्ट करके सबका डायपोल मोमेंट, आजू बाजू वालों को सबका क्या डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में कर देता था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि इनका जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन एक तरह से टूट जाएगा और ये जो हर एटम है वो हर एटम डिफरेंट 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 डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इसका मतलब मटेरियल कैसा बन गया पैरामैग्नेटिक, कैसा बन गया पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में इंटरेक्शन के कारण आजू बाजू वालों सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, अब ये इंटरेक्शन टूट जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, तो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया
पैरामैग्नेटिक। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब मेटेरियल फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, आयरन के लिए क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर जो है ये 1043 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1043 डिग्री 1000 केल्विन पे 1043 केल्विन पे आयरन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक की तरह। वो फेरोमैग्नेटिक बिहेव करने वाला नहीं है क्योंकि वो इंटरेक्शन खत्म हो गया। इंटरेक्शन खत्म हो गया मतलब हर एटम का तो मैग्नेटिक मूवमेंट है पर वो पास वाले से अलग अलग डायरेक्शन में। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अगला फिर ये कह रहा है कि अगर जब वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तो वो क्यूरी लॉ भी ऐसे ही वैलिड, ऐसे ही जैसे पैरामैग्नेटिक के लिए फॉलो हो रहा था वैसे इसके लिए भी फॉलो होने लगे। ठीक है, तो ये देखो तापमान ये T माइनस टीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया काई। T माइनस टीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काई। इसका मतलब क्या? देखो अब तापमान बढ़ाऊंगा तो काई जो है वो घटेगा। ये समझ में आया? ये कब वैलिड है? जब T बड़ा होगा किससे? टीसी से। तभी तो फेरोमैग्नेटिक किस में बनेगा? पैरामैग। उससे पहले तो ये लॉ वैलिड नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया? आगे चलते। देखो नेक्स्ट टॉपिक हिस्टेरिसिस। ठीक है, अब हिस्टेरिसिस क्या है इधर देखें। मान लो ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इस सोलेनॉइड के अंदर अपन ने ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाके रख दिया। सोलेनॉइड के अंदर ये अपन ने कौन सा मटेरियल लाके रख दिया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाके रख दिया। ठीक है, ये अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर रखे ताकि इसमें वायर में, और ये अपना रियोस्टेट है मतलब इसमें करंट वेरी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? करंट वेरी। अब सुनना, यहां पे अगर मैं करंट बदलूंगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बाहर से ये जो फील्ड सोलेनॉइड के अंदर फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। ये तो बाहर वाली फील्ड है बी नॉट। अगर मुझे एच निकालना है तो एच होती थी बाहर वाली फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट, मतलब एन आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आई। अब सुनना, जैसे जैसे मैं आई बढ़ाऊंगा मतलब ये बाहर वाली फील्ड बढ़ा रहा हूं, बाहर वाली फील्ड क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। अब ये कर्व बना रहा हूं मैं आई वर्सेस एच का। किसका कर्व बना रहा हूं? आई वर्सेस एच। आई इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मतलब अलाइनमेंट कितना बेटर हुआ। एच बाहर वाली फील्ड को दर्शा रहा है, बाहर वाली फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। क्या वही एच था जो एन आई निकल के आया सोलेनॉइड के लिए? ये पल्ले पड़ा। अब सुनना, बाहर वाली फील्ड जीरो, बाहर वाली फील्ड जीरो, बी नॉट जीरो। जब बी नॉट जीरो है तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मटेरियल का, इसका सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जीरो। हर एटम का तो है पर मटेरियल का कितना है? जीरो। तो यानी मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो होगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? जीरो। तो जब H की वैल्यू जीरो तो I की वैल्यू जीरो। अब क्या करा मैंने? H बढ़ाया मतलब बाहर वाली फील्ड बढ़ा रहा हूं। बाहर वाली फील्ड बढ़ाऊंगा तो जो डोमेन्स हैं वो डोमेन की साइज बढ़ती जाएगी और मटेरियल मैग्नेटाइज होता जाएगा। मटेरियल मैग्नेटाइज होता गया ऐसे एक पर्टिकुलर एच पे आके मटेरियल जो है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया, मतलब सारे के सारा मटेरियल जो था वो एक ही डोमेन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं और एच बढ़ाऊंगा तो मटेरियल पे कोई फर्क, मैग्नेटाइजेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये ग्राफ ऐसे ही चले जाना। ठीक, अब अगर मान लो यहां पे, अब मैं समझा दिया हूं कि मान लो बाहर वाली फील्ड जीरो कर दो, बाहर वाली फील्ड क्या कर दो? जीरो। मटेरियल कैसा था? फेरोमैग्नेटिक। इसका मतलब सारे के सारे डोमेन क्या फिर से रैंडम हो जाएंगे? नहीं, रैंडम होने वाले नहीं है, कुछ डोमेन इधर ही बच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सुनना, मैंने एच धीरे धीरे कम करा और एच जैसे जैसे कम करा एच की वैल्यू जीरो कर दी, मतलब बाहर वाली फील्ड जीरो कर दी। जब बाहर वाली फील्ड जीरो कर दी तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया, तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? बच गया। ये सी पॉइंट जो है ये दिखा रहा है कि बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन कितना है। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है ए बी, ये ठीक है, ठीक है, ए बी इसको बोलोगे रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलोगे? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन रिटेन हो गया, कितना मैग्नेटाइजेशन रिटेन हो गया। ठीक है, अब सुनो, पहले सारे सारे डोमेन रैंडम थे, बाहर से फील्ड लगाई, डोमेन इधर की तरफ अलाइन होने लगे, उन लोगों में सारे के सारे डोमेन अलाइन हो गए इधर। फील्ड फिर से घटाई, फिर से डोमेन जो है वो रैंडमली ओरिएंट होने लगे, पर फील्ड जीरो करने पे क्या सारे डोमेन रैंडमली अलाइन हो गए?
नहीं, कुछ ना कुछ डोमेन उधर ही बच गए। अब उनको रैंडमली ओरिएंट करने के लिए, रैंडमली अलाइन करने के लिए मेरे को क्या करना, फील्ड इधर लगानी पड़ेगी, फील्ड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज। अब मैं बाहर वाली फील्ड इधर की तरफ लगा रहा हूं, जब बाहर वाली फील्ड इधर लगाता गया लगाता गया लगाता गया, इस फील्ड पे जाके मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ। मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फील्ड पे जाके सारे के सारे डोमेन फिर से रैंडमली अलाइन हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स या कोएर्सिविटी। क्या पॉइंट समझ में आया? अब सुनना, अब मैं इधर फील्ड बढ़ाता जाऊं, इधर फील्ड बढ़ाता जाऊंगा, इधर फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, इधर फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो अभी जो डोमेन रैंडम अलाइन हुए हैं वो इधर की तरफ अलाइन होने लगेंगे। ठीक है, इधर फील्ड बढ़ाता 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 एक फील्ड ऐसी आएगी जब पूरे के पूरे इधर अलाइन हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन ये है, एक फील्ड ऐसी आएगी, ये -H1 फील्ड आई जब सारे के सारे इधर ही अलाइन हो गए। ये समझ में आया? वापस से, अब सुनो, वापस से मैं फील्ड इधर वाली, इधर ही है फील्ड अभी भी, पर उसको कम कर रहा हूं, उसको क्या कर रहा हूं, कम। जैसे ही फील्ड इधर वाली कम करता जाऊंगा वो वापस से डी अलाइन होने लगेंगे, डी अलाइन होने लगेंगे। मैंने क्या करा, बाहर वाली फील्ड जीरो कर दी, फिर से बाहर वाली फील्ड कितनी कर दी, जीरो। अभी भी कुछ इधर ही बच गए होंगे, अभी भी कुछ डोमेन इधर ही बच गई होंगी, वो कंप्लीटली रैंडम होने वाली नहीं है। फिर से कंप्लीटली रैंडम करने के लिए मेरे को फील्ड फिर से इधर करनी पड़ेगी, तो फिर से फील्ड इधर करी, वापस से इस पॉइंट पे जाके कंप्लीटली फिर से रैंडम हो गई। क्या पॉइंट समझ में आया? फिर से फील्ड इधर बढ़ाई तो वापस से ये ऐसे, मतलब ये इस लूप पे चलता रहेगा मेटेरियल, एक बार ऐसे मैग्नेटाइज हुआ फिर ऐसे ऐसे ऐसे। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, यहां पे ये वाली जो विड्थ है, ये विड्थ है अपनी रिटेंटिविटी, और ये वाली जो है ये क्या है, कोएर्सिविटी या कोएर्सिव फोर्स। क्या यहां तक पल्ले पड़ा? ठीक है, अब सुनो, जब मटेरियल इधर देखें, ये वाला ये पॉइंट देखें, जब मटेरियल रिपीटेडली मतलब बार बार इस हिस्टेरेसिस लूप पे मूव किया जाए, इसका मतलब क्या कि बार बार तुम इसको अलाइन कर रहे हो, डी अलाइन कर रहे हो, फिर अलाइन कर रहे हो, फिर डी अलाइन कर रहे हो, इस तरह से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। अगर बार बार रिपीटेडली ऐसे करोगे तो मटेरियल में हीट जनरेट हो जाएगी, मटेरियल गर्म हो जाएगा। मटेरियल क्या हो जाएगा, गर्म। तो क्या हो रहा है उसमें, बार बार तुम डोमेन इधर ले जा रहे हो, डोमेन रैंडम कर रहे हो, फिर डोमेन इधर ले जा रहे हो, फिर रैंडम कर रहे हो, फिर इधर, ये इस तरह ही चल रहा है, तो मटेरियल हीट हो जाएगा। और जो हीट डेवलप हुई एक साइकिल में मतलब ये एक साइकिल, तो एक साइकिल में जो हीट डेवलप हुई वो पर यूनिट वॉल्यूम एक साइकिल में, सुनना, एक साइकिल में एक यूनिट वॉल्यूम में जो हीट डेवलप हुई वो इस एरिया के बराबर होगी, इस लूप के एरिया के बराबर होगी। क्या बोला मैं, जल्दी बताओ दोबारा से। एक साइकिल में पर यूनिट वॉल्यूम, एक साइकिल में पर यूनिट वॉल्यूम जो हीट डेवलप होगी वो इस एरिया के बराबर होगी। ये समझ में आया? ठीक है, ये चीज यही लिख रखी है, देखो ये एरिया लिख रखा है, आईएच ग्राफ का एरिया। ये क्या लिख रखा है, आईएच ग्राफ का एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनो, एनर्जी लॉस अभी बताया, एनर्जी लॉस कितनी होती है एक साइकिल में, 1 यूनिट वॉल्यूम में एक साइकिल यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी डिसिपिएट होती है, क्या वो एरिया के बराबर होती है? ठीक है, अब मान लो एक साइकिल नहीं है, फ्रीक्वेंसी कुछ एफ है या 50 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, इसका मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल हो रही है। एक सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है 50। मैं बोलूं 10 मिनट में कितनी होगी, 10 मिनट में, अब एक सेकंड में 50 हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 दी। ठीक है, मैं बोलूं 10 सेकंड में कितनी होगी, 10 सेकंड में कितनी होगी 500। तो तुमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करा, तो उससे नंबर ऑफ साइकिल आ गई, उससे क्या आ गई, नंबर ऑफ साइकिल। तो देखना, फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करा, ये आ गई नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, और एक साइकिल में जो जनरेट होती है वो होती है एरिया के बराबर। तो यानी इतनी साइकिल में इतनी हीट जनरेट हुई पर यूनिट वॉल्यूम से गुणा कर दूंगा तो क्या पूरे मटेरियल में आ गई। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अगला यहां पे देखो, दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अपन ने हिस्टेरेसिस ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस हिस्टेरेसिस ग्राफ और इस हिस्टेरेसिस ग्राफ को देखो, तो ये हिस्टेरेसिस ग्राफ जो है ये सॉफ्ट आयरन के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब इसमें रिटेंटिविटी भी कम होगी और कोएर्सिविटी भी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिटेंटिविटी कम, कोएर्सिविटी कम। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जीरो करता हूं वो छोटी सी मतलब कम स्ट्रेंथ की मैग्नेट बनी रह जाती है।
हाँ कि ना, ठीक है, मतलब वो जल्दी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो सकती है, वो सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। जबकि स्टील की बात करूं तो स्टील में हाई रिटेंटिविटी होगी, हाई कोएर्सिव फोर्स होगा, स्टील के लिए कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों ही ज्यादा होंगे, ठीक है, दोनों ही ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज इजीली होने वाली नहीं है। तो जब भी परमानेंट मैग्नेट बनानी है, क्या बनानी है, परमानेंट मैग्नेट बनानी है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनानी है, तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है कि वो मैग्नेटाइजेशन इजीली लूज ना करे, और लूज ना करे तो इसका मतलब वो स्टील से बनाई जाएगी। मैं क्या बोला, समझ में आया? मतलब हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। पर अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, मतलब मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज इजीली हो जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन से बनाई जाएगी। किससे बनाई जाएगी, सॉफ्ट आयरन। तो ट्रांसफॉर्मर और सुनो, ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उसमें सॉफ्ट आयरन यूज लेते हैं, क्योंकि उसमें अपन को फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट में हमने फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं करना, तो उसमें हम हार्ड आयरन या स्टील यूज करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो ये पॉइंट पढ़ो। सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड ओवर स्टील फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट या ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन यूज होता है वो सॉफ्ट आयरन यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है, तो इसकी रिटेंटिविटी भी कम होती है। क्या बोला, समझ में आया? जबकि स्टील अपन किसके लिए यूज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट इधर देखें, लास्ट इधर देखें, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। अब सुनो, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, अब सुनो, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल था, बाहर वाली फील्ड में रखा, तो वो एक मैग्नेट बनता था, किधर, बाहर वाली फील्ड के अपोजिट, बाहर वाली फील्ड के अपोजिट। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, जस्ट म्यूआर जो था वो था 1 प्लस काय, यही था म्यूआर, क्या था, 1 प्लस काय, ठीक है। अब इधर देखें, काय की वैल्यू, काय की वैल्यू डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव और जीरो के पास थी। अगर काय की वैल्यू, ध्यान सुन, अगर काय की वैल्यू -1 हो जाए, काय की वैल्यू कितनी हो जाए, -1, अगर काय की वैल्यू -1 हो जाए, इसका मतलब म्यूआर कितना हो गया, जीरो। म्यूआर कितना हो जाएगा, जीरो, म्यूआर जीरो हो गया। काय की वैल्यू -1, इसका मतलब म्यूआर जीरो हो गया। और म्यूआर जीरो होते ही याद करो, जो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी म्यूआर टाइम्स बाहर वाली फील्ड, ठीक है। तो म्यूआर जीरो, इसका मतलब नेट अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब ये हो गया कि ऐसा मटेरियल जिसका काय की वैल्यू -1 हो जाए, काय की वैल्यू क्या हो जाए, -1, काय की वैल्यू -1, इसका मतलब म्यूआर जीरो हो जाएगा, म्यूआर जीरो हो जाएगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो वो परफेक्टली अपोज करने लग जाएगा, अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली ही नहीं है। तो परफेक्टली ये जो मटेरियल है, ये मैग्नेट, देखो इसको, ये जो है ये एक मैग्नेट बन गया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी की पूरी बाहर से पास कर रही है, इसके अंदर से कोई पास कर ही नहीं रही। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और सुपर कंडक्टर जो होते हैं, इधर सुनो, सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, परफेक्टली डायमैग्नेटिक। परफेक्टली डायमैग्नेटिक इसका मतलब उनका काय की वैल्यू कितनी होती है, -1, मतलब म्यूआर जीरो का, मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है।